We welcome all of you on the platform of Pehchaan, where we were discussing about myths and misconceptions related to autism. In the previous video, we have discussed plenty of misconceptions, but we would like Dr. Khurram to elaborate on a few of the other misconceptions. So today he's here with us again, and we'll be talking about some questions that you have asked and some misconceptions that were left in the previous video. Assalamu alaikum. I'm Tahira Javaid. I'm a consultant psychologist and a hypnotherapist. I'm working as a head consultant at Pehchaan Clinic. Pehchaan aims to provide mental health awareness by providing online resources and by hosting various workshops, trainings, and support group events. I am also affiliated with Integrated Health Services Children and Family Hospital as well as Institute of Medical Rehabilitation GH Islamabad. This month, we have on board Dr. Khurram Saleh, who is a consultant psychiatrist based in UK. His niche areas are Autism Spectrum Disorder and ADHD. This month, we'll be hosting various videos related to autism and various aspects related to it. We would appreciate if you can drop your questions in the comment section that we can cater during the series of videos related to autism. If you want to stay checked in with your mental health, you can subscribe to our channel and click the notification bell so that you're notified timely about all the upcoming videos. Our social media handles will be linked in the description box below. You can follow and like to stay connected to all the online resources being provided there. Thank you. When we talk about the socialization skill and the empathy, that takes us to the next point where generally लोगों का ख्याल ये है कि ASD में बच्चे violent होते हैं और सारे ASD जो है वो violence ही करते हैं जिसकी वजह से उनको socially isolate भी किया जा रहा होता है और prefer किया जाता है। rather यहाँ पर commonly ये भी देखा है कि अगर किसी को पता हो कि एक बच्चा ASD है तो बाकी लोग अपने बच्चों को ये कहते हैं कि इससे दूर रहना क्योंकि ये वायलेंट है, ये आपको नुकसान पहुंचाएगा. So as far as we have seen, तो ऐसा नहीं है. But like, what does the research says, or what's your take on it? देखिए, उनमें एग्रेशन होती है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन वायलेंट नहीं होते. उस एग्रेशन की भी, या एग्रेशन से ज्यादा मैं उससे कहूंगा कि टैंट्रम्स होते हैं उनके. ठीक. अब सिचुएशन ऐसी है कि उन टैंट्रम्स को बिहेवियर का नाम दे दिया जाता है. अब ऐसा हो कि स्कूल में शिकायत होती है कि ये क्लास में था तो एकदम से इसने एक दूसरे बच्चे को बाइट कर लिया या बच्चे को चक लगा दिया, लेकिन हम ये नहीं जानना चाहते कि उसकी वजह क्या थी. उसकी वजह ये भी हो सकती थी कि उस बच्चे ने उससे कोई चीज ली हो जो उसकी अपनी चीज है, और क्योंकि उनका एक लिटरल थॉट प्रोसेस होता है, वेरी ब्लैक एंड व्हाइट, ये चीज तो मेरी है. अब ये चीज अगर मैं और बच्चे जो होते हैं आपस में खींचातानी भी करते हैं, एक दूसरे से छीनते भी हैं चीजें, तो बच्चे इस तरीके से करते हैं तो उनको समझ नहीं आता, उनका ये बच्चा इस तरह क्यों कर रहा है, ये तो मेरी चीज है. एंड देन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट, और कभी कभी वो क्योंकि वर्बल नहीं होते, वोकल नहीं होते, तो वो ऐसे तरीके अपनाते हैं जिसकी वजह से वो लगता है कि वो वायलेंट है, एग्रेसिव है. बाइटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग जो कि बच्चों में होती है 4 साल 5 साल 6 साल के तक के. फिर स्कूल में यही होता है कि लड़ाई हो गई, और लड़ाई के बाद उन्होंने उसको मतलब दे डीम्ड इट एज अ बिहेवियरल इशू कि ये बच्चा जो है बदतमीज है, मिसबिहेव करता है. और वही मतलब पेरेंटिंग के ऊपर कभी कभी बात आ जाती है, और पेरेंटिंग के ऊपर जब बात आई है तो इसका मैं बताना चाहूंगा कि एक बड़ा मिथ इसके बारे में होता था, और वो कहते थे कि जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाला बच्चा है इस वजह से क्योंकि उनकी माओ में अफेक्शन नहीं है. एंड द मदर्स यूज्ड टू बी कॉल्ड रेफ्रिजरेटेड मदर्स. इसका मतलब है कि वो जो औरतें, जो माएँ जो बिल्कुल इमोशन से खाली होती हैं, मतलब कोल्ड केयरलेस किस्म की, इसलिए उनके बच्चे इस किस्म के होते हैं. दैट इज नॉट द केस. मतलब तो मेरे ख्याल में मुझे मौका मिला तो मैंने कहा कि मैं इस चीज को क्लैरिफाई कर दूं कि माओं के ऊपर भी बात होती है तरबियत के बारे में. तो स्कूलों में अक्सर ये होता है कि it is deemed as a behavior or as being parenting issue, as being naughtiness, जबकि वो नहीं होती. अगर आप उससे पूछें तो फिर आपको एक पूरी हिस्ट्री बताएगा.
कुछ लोग सेंसरी ओवरलोड की वजह से भी थोड़े से टेंट्रम्स करते हैं, इसलिए क्लासरूम सिचुएशन होती है, there's too much noise, there's too much proximity, वो अपने पर्सनल स्पेस में बच्चों को नहीं आने देते क्योंकि उनके जो सेंसेस होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं। और you'll be amazed to know कि इतने तेज सेंसेस होते हैं कि वो अल्ट्रासोनिक नॉइजेस पिक कर सकते हैं। नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबॉडी, लेकिन देयर आर पीपल हु कैन डू दैट। एक चीज होती है यहाँ पे हम लगाते हैं, वेस्ट में यूज होती है, कहते हैं कैट डिटरेंट्स। बिल्ली को भगाने के लिए एक डिवाइस होती है इतनी सी, जिससे अल्ट्रासोनिक आवाजें निकलती हैं। वो आवाजें सुनाई नहीं दे सकती इंसान को। People with autism spectrum disorder, most of them, they can actually hear those. जब उनमें उनका अगर कमरे में हो, टीवी बंद हो जाए तो टीवी की बंद होने के बाद भी उन्हें बजिंग की आवाजें सुनाई देती है। उनको इलेक्ट्रिसिटी की जो दीवार में भाग रही होती है, रन कर रही होती है, उसकी आवाजें सुनाई देती हैं। They can actually feel that. Imagine a child sitting with these abilities in a classroom, जो कि 50 बच्चे जमा हैं वहां पे, और वो शोर भी है, और उसमें बातें भी हो रही हैं, और उसमें टीचर भी लेक्चर दे रहे हैं, उसमें बैकग्राउंड नॉइज भी आ रही है, और एक वहां से ट्रक भी जा रहा है, बाहर से एक कार के जाने की आवाज होती है, पीछे सायरन की आवाज आना शुरू हो जाती है। तो सोचें उस बच्चे के ऊपर क्या गुजरेगा। दैट्स अ सेंसरी ओवरलोड। तो उसकी वजह से भी टेंट्रम्स होते हैं। तो what we have to do is, we need to get to the bottom of it, कि अगर वो एग्रेसिव हुआ भी सही है तो उसकी वजह क्या थी, उसके पीछे पूरी कहानी क्या थी। और अक्सर एक बहुत ट्रिवियल चीज होती है, और उसमें यही होता है कि इसने मुझसे ये लेने की कोशिश की इसलिए हुआ, और या शोर इतना ज्यादा था कि मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सका, और जो भी मैंने चीजें फेंकना शुरू कर दी, और मैं कोने में जाके बैठ गया, या मैं क्लास से बाहर निकल गया और ग्राउंड में मैंने भागना शुरू कर दिया। तो इस किस्म की चीजें, यू नीड टू गेट टू द बॉटम ऑफ इट। फॉर देम एवरीथिंग हैज अ रीजन, ट्राई टू फाइंड दैट रीजन। Right. So, sir, as you mentioned about parenting, so that means like जो हमारा next एक concern है जो parents की तरफ से आता है कि ये उनकी parenting की वजह से हो रहा है। So when you talked about the refrigerated mothers, like उससे ये clear हो जाता है कि इसमें parenting का as such development में ऐसा role नहीं है, right? बिल्कुल Right. डेवलपमेंट में रोल नहीं है, लेकिन ना समझी की वजह से, और वो उस कंडीशन को ना समझने की वजह से वो ऐसे डिसफंक्शनल कोपिंग मैकेनिज्म बच्चे में क्रिएट कर देते हैं कि उसकी वजह से बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है। कि अगर तो मतलब ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। पेरेंटिंग की वजह से नहीं है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि इसे क्या करें, तो वो अपने समझ के मुताबिक चीजें they put things in place in order to manage the child, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो चीजें सही हो। उसकी वजह से हो सकता है बच्चा डिटेरियोरेट भी हो जाए। तो these are two different issues, so it has to be, तो इनको डिफरेंट तरीके से लिया जाए। इसको पेरेंटिंग के ऊपर एक वो ना वो इल्जाम ना हो पेरेंटिंग के ऊपर, बेसिकली। Right. And sir, how much like screens are relevant to development of ASD? क्योंकि कुछ पेरेंट्स आते हैं और उनका ये ख्याल होता है कि ये बहुत ज्यादा स्क्रीन देखता था, हम सारा दिन बिजी होते थे, हम इसे मोबाइल दे देते थे, उसकी वजह से जो है इसकी स्पीच कॉम्प्रोमाइज हो गई है, इसमें बिहेवियरल इश्यूज हैं, या ये ASD जो कॉज हुआ है वो इस वजह से है क्योंकि हम इसको टाइम नहीं दे सकते थे और स्क्रीन टाइम इसका बहुत ज्यादा था। सही। इसके पीछे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कुछ डेकेड्स पहले अमेरिका में उन्होंने एक दो खावन बीवी थे, उन्होंने एक जीनियस आइडिया लेके आया, जो उनके लिहाज से एक जीनियस आइडिया था। उन्होंने कहा कि हम जीनियस बच्चे क्रिएट करेंगे। कैसे? कि हम उनको ऐसे रिसोर्सेज देंगे एट अ वेरी अर्ली एज कि जिसकी वजह से वो नॉलेज एक्वायर करेंगे और उनका स्किल सेट उससे इंक्रीज होगा। तो उन्होंने डीवीडीज बनाए जिसमें मैथमेटिक्स भी थी, ज्योग्राफी भी थी, हिस्ट्री भी थी, सब कुछ। दैट वाज laden with information, it was stuffed with information। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया जिसका क्रिएटिंग जीनियसेस के नाम से था, या और समथिंग ऑन दोज लाइन्स। और उन्होंने स्टार्ट किया था ये प्रोजेक्ट तकरीबन $18,000 के साथ।
जब उन्होंने आइडिया कॉइन किया कुछ इंडस्ट्रीज जो हैं, मतलब उन्होंने कहा ठीक है, इट्स अ वेरी गुड आइडिया, और उन्होंने दे बॉट द आइडिया, नॉट बॉट द आइडिया, दे हेल्प देम ग्रो द आइडिया। तो उसके बाद क्या हुआ, एक बहुत बड़ा ही मल्टी मिलियन प्रोग्राम बन गया, जिसमें बच्चे आते थे, उनको रिसोर्सेज दिए जाते थे, मतलब वो प्लग्ड इन हुए हैं, और मतलब वो उनको ऑनलाइन चीजें मिल रही हैं, या स्क्रीन्स पे बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो रहा है, उनको चीजें बताई जा रही हैं, और उनके रिजल्ट से भी बड़े खुश थे। अंटिल एक पेरेंट ने उसने उठा, उसने कहा कि नहीं, आई डोंट थिंक माय माय किड हैज गेन एनीथिंग आउट ऑफ इट। मतलब जीनियस तो छोड़ो, वो तो उसको डे टू डे बात करने में उसे डिफिकल्टीज होती हैं, उससे लर्निंग में डिफिकल्टीज हो रही हैं, एज कम्पेयर टू द अदर चिल्ड्रन। आई डोंट सी माई सेल्फ एज गुड एज देम, पीपल हु आर नॉट एक्सपोज टू दैट प्रोग्राम। तो फिर उसके पीछे इन्वेस्टिगेशन हुई, रिसर्च हुई, तो पता चला कि फॉर एवरी आवर ऑफ स्क्रीन टाइम चिल्ड्रन लर्न 7 or 8 लेस वर्ड्स। तो उनकी लर्निंग डेफिनेटली कम हो जाती है, लेकिन आप स्क्रीन हटाएंगे तो लर्निंग वापस आ जाती है। ठीक है, अगेन मैंने आपको ये बताया था कि लर्निंग डिफिकल्टीज को किसी और चीज से कंपेयर मत किया जाए, या किसी और चीज से कि मतलब उसको वो न कंसिडर किया जाए कि ये कोई और कंडीशन है। इट्स लर्निंग प्योर, इट्स लर्निंग डिफिकल्टी। उनकी कॉम्प्रिहेंशन में, बिकॉज ऑफ द अटेंशन स्पैन और बिकॉज ऑफ रजिस्टरिंग द इंफॉर्मेशन, तो उनकी लर्निंग स्लो हो जाती है। स्क्रीन आप हटाएं, लर्निंग वापस आ जाती है। तो वो प्रोग्राम जो था वो बैंक हो गया, उन्होंने उस चीज को हटा दिया, कंप्लीटली टुक इट ऑफ, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं हो रहा था। अगर लोग समझते हैं कि स्क्रीन के एक्सपोजर से लर्निंग में इश्यूज होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, वोकैबुलरी में भी होते हैं, स्पीच में भी होते हैं, लेकिन दैट इज नॉट ऑटिज्म एट ऑल। Screens is not a reason, is not an etiological reason for autism spectrum disorder. Autism spectrum disorder के का इस वक्त सिर्फ एक रीजन है जो हमें पता है, वो है जेनेटिक, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। स्क्रीन्स ऑटिज्म कॉज नहीं करती हैं, वो लर्निंग डिफिकल्टीज कॉज कर सकती हैं, आपकी लर्निंग को इम्पेयर कर सकती हैं आपके बच्चे के, लेकिन जैसे आप स्क्रीन हटाएंगे तो वो लर्निंग दोबारा से इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। इट्स अ रिवर्सिबल प्रोसेस। Right, right. Sir, as you said कि geniuses के लिए एक प्रोग्राम आया था कि they'll be making kids genius, right? So ASD के साथ एक और myth ये भी आती है कि all children with ASD would be blessed with exceptional qualities, और वो सब जो है वो extraordinary कोई ना कोई skill के साथ होंगे. So what would you say about that? कुछ बच्चे जो होते हैं वो अबव एवरेज इंटेलिजेंस के होते हैं, और उनमें जो क्वालिटीज होती हैं कुछ बहुत जबरदस्त किस्म की होती हैं। तो आपको कुछ मिसालें देता हूँ। 6 साल का बच्चा जो वो कार्स में इंटरेस्टेड था, तो उसने एरोडायनामिक मॉडल्स बनाना शुरू कर दिए, स्केचिंग करनी शुरू कर दी, तो लोगों को बहुत पसंद आया। फिर उसने कहा कि मैं अपना जो आइडिया है पिच करूंगा। उसके जहन में 2 थी, एक आउडी थी और एक डॉज थी कि शेवलेट थी। कोई में से दो कंपनीज थी। आउडी तो थी, लेकिन दूसरी का मुझे याद नहीं है, शायद डॉज थी। तो उसने क्या किया, उसने 2 मॉडल्स बनाए, कारों के एरोडायनामिक मॉडल्स, उनका एक्सटीरियर, और उन माँ बाप को कहा कि आप अपने फेसबुक पे शेयर करें और देखें कि लोगों को कौन सा वाला मॉडल पसंद आया। तो उस 2 स्केचेस में से एक स्केच बहुत लोगों को पसंद आया। फिर उसने वो स्केच आउडी को भेजा और डॉज को भेजा, और फिर उन लोगों ने उस बच्चे को कांटेक्ट भी किया। ये एक 6 साल का बच्चा। इसी तरीके से 6 साल का बच्चा, क्योंकि दे आर इनटू फैक्चुअल नॉलेज, दे वांट टू नो फैक्ट्स, और किसी चीज में इंटरेस्टेड हो जाएं तो वो उस चीज को मास्टर कर सकते हैं। सारे बच्चे नहीं, कुछ बच्चे जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में, स्पेशली जिनकी अबव एवरेज इंटेलिजेंस होती है। तो एक बच्चा जो था वो गाड़ी की आवाज सुन के आपको बता देता था कि कौन सी गाड़ी है, इसका इंजन साइज क्या है। आई एम टॉकिंग अबाउट 8 to 9 year old किड। एक बच्चा कदमों की चाप से बता सकता था
कि इस वक्त घर में कौन चल रहा है, ये माँ चल रहा है, बाप है, मेरे भाई हैं, बहन है, ये मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं या कोई और है। तो उनके इस किस्म के स्किल सेट होता है कुछ बच्चों का। कुछ बच्चे, एक बच्चे को मैं जानता हूँ जो देखा था, मैंने एग्जामिन किया था, असेस किया था, और उसको मेरे ख्याल है दुनिया जहान की 90% बर्ड्स की स्पीशीज का पता था। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एन 8-year-old। उनके हैबिटेट्स क्या हैं, खाते क्या हैं, किस तरीके से उनकी माइग्रेशन कैसे होती है, किस वक्त होती है, किस जगह पे होती है, और परिंदा देख के वो नाम बता सकता था उसकी, वो बता सकता था क्या नॉमेनक्लेचर, जो बर्ड्स का नॉमेनक्लेचर होता है एनिमल्स का, वो बता सकता था। तो आई हैव सीन सम वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी किड्स, लेकिन सब बच्चे इस किस्म के नहीं होते। एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज कुछ में होती है और कुछ में नहीं होती है। कुछ लोगों के पास बहुत जबरदस्त स्किल सेट होता है, कुछ बच्चों के पास नहीं होता, डिपेंडिंग ऑन कि उनकी ऑटिज्म की सिवेरिटी क्या है। कुछ ऐसे भी बच्चे मुझे मिले हैं कि जिनमें कोई बिल्कुल इस किस्म का कुछ होता ही नहीं है। द सिंपल एंड स्ट्रेट उनमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज नहीं होती, मतलब दे आर वेरी एवरेज। लेकिन कुछ जो होते हैं वो बहुत अबव एवरेज होते हैं, जो जीनियसेस होते हैं। और आई बिलीव कि मतलब वो लोग होते हैं कि जो दे कैन टर्न द टाइड अराउंड। अ लॉट ऑफ पीपल, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, ऑल्दो ही वाज नॉट डायग्नोज्ड, लेकिन उनके बारे में अब कुछ जो साइकियाट्रिस्ट हैं उन्होंने स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया कि वो भी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे थे। कुछ एक्टर्स, कुछ प्रोड्यूसर्स, कुछ आर्टिस्ट, पीपल लाइक स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, इनके बारे में कहा जाता है कि दे वर ऑन द स्पेक्ट्रम। अनफॉर्चुनेटली स्टीव जॉब्स को तो अब डायग्नोज नहीं किया जा सकता। एक्टर्स लाइक डैन एक्रॉयड, इस किस्म के लोग, और वो काफी खुल के सामने आए। तो ये है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स होते हैं, लेकिन सब में नहीं होते, कुछ में होते हैं, और वो दैट इज वेरी मच बेस्ड ऑन देयर इंटेलिजेंस। Sir, as you were mentioning about that kid जिसने cars के बारे में जिसको बहुत ज़्यादा शौक था और आइडिया था, knowledge थी, that reminded me of one of the case that I've seen. It's a 5-year-old और वो गाड़ी की आवाज़ सुन के he can tell the make as well as the year, the model, horsepower, engine power, like the other features of that car. वो अंदर बैठकर हर तरह की गाड़ी की सब डिटेल्स बता देता है, and he's just a 5-year-old. And then there is a 7-year-old which I've seen जिसको world history, Islamic history from the times of like different fitnas and all इस तरह से याद है, with the names and references of the books and eras डिटेल्स में, कि अगर आप उससे बात करें तो वो आपको बहुत फ्लो में अपनी सारी इंफॉर्मेशन बताते हैं, which makes sense completely. So like I have come across a few जो बहुत exceptional हैं, but at the same time a few जो एक एवरेज इंटेलिजेंस के साथ हैं या जिनके बहुत एक्सेप्शनल स्किल्स नहीं हैं। बट जनरली ये लोगों का ख्याल होता है कि सबके साथ ही होता है या सब में ही एक जैसी प्रेजेंटेशन होती है, सारे ASDs एक जैसे होते हैं, मैंने फलाने का बच्चा देखा था, वो अगर ऐसा था तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि मेरा बच्चा भी बिल्कुल वैसा होगा। About the symptomatic presentation, is it like similar for every child or like how does it represents? It is different. देखिए वो कहते हैं ना, one size does not fit all। तो ये इसी किस्म की चीज है। हर एक बच्चा मुख्तलिफ है, हर एक बंदा मुख्तलिफ है, हर एक की अपनी क्वालिटीज हैं, कुछ की सामने आ जाती हैं, कुछ की उस वक्त सामने नहीं आती हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की सबसे बड़ी बात ये है कि दे आर पैटर्न रीडर्स। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे रीड पैटर्न्स, और वो हर चीज के लिए, जैसे मैंने उनको कहा, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनके पास स्किल होता है, जैसे अल्ट्रासोनिक नॉइजेस उन्हें सुनाई देती हैं। इट्स अ स्किल एज वेल एज इट्स अ कर्स फॉर देम। इसी तरीके से उनका ब्रेन इस तरीके से वो हुआ होता है, सिंक हुआ होता है कि उनको पैटर्न्स वो आराम से रीड कर सकते हैं कुछ चीजों के, और इस वजह से वो चीजें बता सकते हैं आपको, क्योंकि वो नेचुरली इंट्यून्ड होते हैं, उस चीज को पिक कर सकते हैं और कंपार्टमेंटलाइज कर सकते हैं वेरी इजीली। तो लेकिन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का हर एक बच्चा डिफरेंट होता है। मैंने कोई भी बहुत सिमिलर प्रेजेंटेशन नहीं देखी। हर एक बच्चा जिस तरह नॉन ऑटिज्म
नॉन ऑटिस्टिक लोग जो होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, हर एक बंदा मुख्तलिफ है, हर एक इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है, हर एक का डिफरेंट स्किल सेट है, हर एक की खूबियां हैं, हर एक में खूबियां नहीं हैं. It's very similar for a child with autism spectrum disorder. ये आपको समझना है कि autism spectrum disorder का बच्चा या एक इंसान जो autism spectrum disorder है, they have a different perception of doing things. उनका एक mindset as if they're wearing another set of glasses. और उनके lenses completely different हैं इस दुनिया को देखने के लिए. उनके तो लेकिन उस चीज को हमें अप्रिशिएट करना होगा और हमें उस चीज को अंडरस्टैंड करना होगा कि वो हैं कैसे और वो इस वजह से क्यों हैं. Right. And that takes me to the last myth that I would like you to respond on, and it is something to do with the birth order. Generally, अभी recently हमारे पास एक parent आए थे and they asked about this कि इसके ज़्यादा chances होते हैं कि ये elders में होता है, eldest child में होता है as compared to the second or the third born. So, what would you say about it? Does it have something to do with the birth order? Again, there's no such thing as birth order. मतलब आपको किस सीक्वेंस में आता है, किस सीक्वेंस में आपकी जीन्स मिलती हैं, किस तरीके से वो ट्रांसमिट होती हैं और इनहेरिट होती हैं, मतलब आपको कुछ पता नहीं है. उनका जिस वक्त मतलब इंसेप्शन होती है एक बच्चे की, आपको नहीं पता कि उसमें प्रोसेस क्या चल रहा है. ठीक है, आप मतलब इट्स अ लॉटरी सिस्टम. किसी को हो सकता है कि 5 बच्चे हैं तो 4 को ना हो और आपसे जो सबसे छोटा बच्चा है उसे हो जाए. लेकिन ये है कि इट्स अ जेनेटिक कंडीशन, इट इज क्वाइट हेरिटेबल, जनरेशंस में चलती है ये. और ये it's becoming more visible now with advent of time and with the advent of skill set. Right. Thank you so much, sir, for clarifying so many misconceptions related to ASD. And we would surely be requesting you again to discuss about the symptomatic presentation, about how we can manage, and to discuss the socialization and empathy part in detail in the coming videos. At this point, we would like to take a sign off from the today's video. We would want you to comment and leave your thoughts in the comment section. If you have any questions, you're more than welcome to ask. We will try to answer those questions into the coming videos that we'll be doing about ASD. So thank you so much, sir. Hope to see you soon. Inshallah. Thank you very much. Khuda Hafiz. Allah.